होती है, और जब प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड सप्लाई कर्व मिल जाएगा। ज़ीशान साहब, जब हम IMF प्रोग्राम में होते हैं, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जब हम IMF प्रोग्राम में होते हैं तो ये हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, हमें करना पड़ती है चीज़ें। कुछ आपको होता है ना कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर नेगोशिएशन इसीलिए हो रही है, या फिर ये डिले इसीलिए हो रहा है कि चीज़ों को, सारे डॉट्स को मिलाया जा सके। तो आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें, जैसे कि आपने निशानदेही की स्टार्ट में, इनको थोड़ा टैकल कर लिया जाए और फाइनेंस बिल के हवाले से तो GST को थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस कर लिया जाए, या फिर वो चीज़ें जैसे आपने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइडेंटिफाई किए हैं, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? IMF ये नहीं कहता कि दूध दही मक्खन पे टैक्स लगा दें। IMF ये कहता है कि हमें इतना टैक्स रेवेन्यू का आपका, तो वो तो आप FBR वैसे भी कलेक्ट कर लेते हैं अपने टारगेट से ज्यादा। मैं बोल रहा हूँ ना, आप बजट एस्टिमेट बना के देते हैं कि आप रेवेन्यू इतना कलेक्शन करेंगे। IMF ये कहता है कि एग्जेप्शंस नहीं होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन ये आपको अपनी कंट्री की डायनामिक्स देखनी पड़ती है कि आपके मुल्क की डायनामिक्स क्या है। अगर आप उसको रखते हुए, हाँ ये बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि एग्जेप्शंस नहीं होनी चाहिए, जो जिसका ड्यू टैक्स है वो उसे देना चाहिए। लेकिन इसमें हो ये रहा है क्योंकि हम रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में है अभी। सेल्स टैक्स अमीर और गरीब का वो डिफरेंस तो करता नहीं है। तो ये जो टैक्सेस आप बढ़ा रहे, अमीर को शायद फर्क न पड़े, लेकिन गरीब को इसमें बहुत नुकसान होने वाला है, और उसको गुजारा जो है उसका नहीं, करना प्राइम मिनिस्टर वो साहब मुश्किल का है। हमेशा से ये इनिशिएटिव है कि गरीब तबके को उठाना है, और एक तरफ जो ये मिनी बजट आ रहा है तो इसकी चीज़ों में डिले ही सबसे ज़्यादा ऑप्शन दुरुस्त साबित होगा, या आप समझते हैं कि ये टैकल किया जाएगा फिर फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा? डिले तो कर नहीं सकते क्योंकि 12 जनवरी से पहले आपको IMF को ये सारी चीजें करके देनी है, तो मेरे ख्याल से डिले तो आप नहीं कर सकेंगे इसमें। अलबत्ता ये जरूर है कि इसमें जो कई एग्जेम्पशंस को रिमूव किया है, उसको कुछ एग्जेम्पशंस को रिकंसिडर करना या कुछ रेट्स को रिकंसिडर करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आई एम सॉरी, मैं केओटिक अगले कुछ महीने देख रहा हूँ, और न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे इसका फर्क पड़ेगा बल्कि लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे उठ के। तो ये अच्छा, ये देखा जाता है इस गवर्नमेंट की जानिब से अक्सर अनपॉपुलर डिसीजंस लिए गए हैं, जो कि इसके बाद में क्रिटिक्स भी देखा जाता है। अब जब आपके ये बता रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जैसे सेक्टर की आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसके ऊपर नजरसानी होना ज़रूरी भी है, लेकिन आप ये भी देखें कि काफ़ी अरसे से इनके प्राइस चेंज नहीं किए गए। बात बिल्कुल सही है आपकी। आपने फार्मास्यूटिकल से डिस्कस किया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, कि भाई इससे आपको इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपकी प्राइसेस कम होगी या ज्यादा होगी? आपने तो अपना एक वो दे दिया ना बयान के जी के 20% प्राइसेस कम होगी, उसके पीछे कोई कंप्यूटेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है, हाँ प्राइसेस बहरहाल उनको प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा, आएगा प्रॉफिट, यानी उनका मार्जिन बढ़ सकता है 2-3% से, तो मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या वो पास ऑन कितना करेंगे पब्लिक को? तो वो आपकी एक वर्किंग होती है। कोई भी आप जब कोई टैक्सेस लगाते हैं तो आप उसमें उसका एक अंदाजा लगाते हैं कि उससे बजटेड रेवेन्यू आपका कितना बढ़ेगा। सिर्फ ये कह देना कि हमें डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इस सेक्टर को इस तरह से लेके गए, तो इसका मतलब है कि इससे पहले जो भी इक़दाम करते रहे वो फेलियर है। राइट, ओके ज़ीशान, आपने इन्फ्लेशन का जिक्र किया, इन्फ्लेशन को टारगेट किया कि इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, ये इंडिकेट किया। अगर हम मंथ ऑफ दिसंबर की लास्ट ईयर की बात करें, यानी 2021 की, तो इन्फ्लेशन के नंबर काफ़ी हाईएस्ट दिखाई देते हैं। इसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी रेट बढ़ना अब चला जाता है और पूरा सर्कल, पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, आप जितना पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जितना आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे उतनी लोगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा है नहीं कि यहाँ पे लोग बगैर लोन्स के काम कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े हेवीली इन्वेस्टेड लोन्स पे लोग काम कर रहे होते हैं। और आप पूरे इन्फ्लेशन को देख लीजिए, आपको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कलेक्ट करना है 300 बिलियन, तो आपके ऊपर तो बहुत सारी कंडीशंस है सर। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी इन्फ्लेशन तो ये अगले महीने 13 और उससे भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि आप अगर इसी तरीके से चीजों को बढ़ाते रहेंगे और फिर अगर इन्फ्लेशन आपका 13% क्रॉस कर जाएगा तो फिर क्या स्टेट बैंक कहेगा कि मैं मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊं? तो ये तो राइट, चलें इस चीज़ को टैकल करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज हमने ज़ीशान साहब से खासकर टैक्स के हवाले से थोड़ा सा डायसेक्ट करने की कोशिश की है कि क्या उसके रिपरकशंस आ सकते हैं, जो ऑब्वियसली अभी एविडेंटली दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं हम कि अगर कुछ इसमें चीज़ें डिस्कस कर ली जाएँ और कोई बीच का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड।
आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSP की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksp.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। किला फतह करने से पहले बहुत से ऐसे भेड़िए हैं जिनसे निमटना है। वो कौन है अर्तुल सरदार? अलबास्ती। हम लड़ते रहेंगे तुर्कों से जब तक इन्हें यहाँ से निकाल नहीं देते। कानून वही है जो मेरी जबान से अदा हो जाए। हमारी रिवायात इस तरह की खुफिया कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देती। ये जमीन कदम कदम पर गद्दारों से भरी हुई है। तुमने इस बार अपनी हद पार कर ली है, बहुत गहरे पानी में छलांग लगाई है। ये मलून आज सबके सामने मेरी तलवार से अपने अंजाम को पहुंचेगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम टैक्स के हवाले से, मिनी बजट के हवाले से और फाइनेंस बिल के हवाले से बात कर रहे थे। पॉलिसीज़ के हवाले से बात करने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल पॉलिसी जो है वो मौखर कर दी, अपैरल पॉलिसी आ रही थी, फिर कहा गया था ये जो है वो अप्रूव करवानी है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसमें मजीद हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो क्या हर्डल्स हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। जुनैदुर रहमान साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू नताशा। जुनैद साहब, दिखाई ये दे रहा है कि पॉलिसीज़ की बात की जाती है, कंसिस्टेंसी की बात की जाती है, लेकिन अभी जो एक पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, काफ़ी अरसे से पाइपलाइन में दिखाई दे रही है और मज़ीद उसके अंदर अब हर्डल्स आ रही हैं। ये कहा गया था कि टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी आएगी, लेकिन अब हर्डल्स अगेन आ गए हैं। योर टेक। जी थैंक यू। देखिए जी, बात ये कि थोड़ा सा हमें इस चीज़ को हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हम जो है किस सिचुएशन से निकल के जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 2018 के अंदर जो है हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट थी एज अ कंट्री वो गिर के $22 तक पहुँच गई थी। और वो आप कह लीजिए कि हमने एक $3 बिलियन का जो है हमने एक लूज किया था, एक जो हम गेन कर चुके थे इसमें अब रेवेन्यू। तो उसके बाद एक फैसला किया गया कि इसको असेस किया गया कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया, उनसे असेसमेंट लिया गया कि इसकी रीजन क्या है। और डेफिनेटली जब हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे। तो एनर्जी टैरिफ जो है वो इसका मेन सबब नजर आया कि हमारा जो गैस और बिजली का हमारा जो टैरिफ है वो रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो उसको असेस करके एक पॉलिसी बनाई गई कि जो इंडस्ट्री को जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस दी जाएगी $6.5 पर MMBTU के ऊपर जो है, जो कि फिर भी रिलेटिवली बराबर तो नहीं है बट हमारे रीजन से कुछ ना कुछ कंपेटिटिव है। और बिजली के हवाले से ये फैसला किया गया कि जी 9 सेंट्स के ऊपर जो है वो बिजली दी जाएगी, जो कि फिर भी कुछ एक आप कह लें कि कंपटीशन के काबिल थी वो रेट जो है। तो उसके थोड़ा सा हमें बेनिफिट ये मिला कि हम आज 2021 में जब हमने एक्सपोर्ट फिगर्स क्लोज किए तो एज अ कंट्री जो है वो हम $25,000 हमने वापस रिगेन की, वो एक्सपोर्ट जो हम लूज कर चुके थे, और जिसमें से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है तकरीबन $15,500-16,000 थी जो है। तो ये जो है और आगे गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो ये साल अभी हम जिसमें हम गुजार रहे हैं 2022 की क्लोजिंग है, इसके अंदर जो है वो $29 बिलियन का टारगेट है। गोइंग फॉरवर्ड हम अगर ये देखें कि ये जो रिकवरी में आई है
ये इसकी बेसिस क्या थी? अगर हम उन चीजों को जो टेक्सटाइल पॉलिसी का हिस्सा थी और जैसे आपने बताया कि भी अनाउंस की गई थी और उसको बाद में विड्रॉ करने की बात हुई है, तो ये डेफिनेटली ये जो है ऐसे में असेस करना पड़ेगा कि अगर वो जिन चीजों ने बेनिफिट किया है, सर कब तक एक्सपेक्टेड है ये आने के, कब तक इम्कानात हैं, और अगर इसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है तो क्या इसे पॉज कर दिया गया है या मजीद इसको हटा ही दिया गया है? देखिए, इसमें जो है ये ऑलरेडी जो है इसमें थोड़ी सी एक तशवीश की बात ये है कि ये पॉलिसी जो है ऑलरेडी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से अप्रूव हो गई थी और कैबिनेट ने उसको रेटिफाई भी कर दिया था। तो ये जो है काफी हद तक समझे कि चैप्टर इसका क्लोज था कि ये पॉलिसी जो है अब फॉर्मलाइज हो गई है और एक अच्छी खबर थी इंडस्ट्री के लिए कि अब इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली जो है कुछ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्रीज में हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, जिसकी वजह से ये इसको दोबारा मौखर दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी इतना हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, तकरीबन $3 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो लास्ट 1.5 साल के अंदर हुआ, आगे भी होने जा रहा है। 850 अरब रुपया जो है वो टर्फ स्कीम के अंदर जो है वो टेक्सटाइल ने बोरो किया है, जिसमें से 450 जो है वो खाली टर्फ के अंदर है। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है ये डेफिनेटली इसी बेस पे। जुनैद साहब, आपकी तजावीज़ क्या होंगी गवर्नमेंट के लिए, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब आने वाले दिनों में और क्या अपील करेंगे? देखिए, डेफिनेटली अगर इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस शेक होगा, अगर वो ऑलरेडी अपने प्लान्स बना चुका है पॉलिसी को देखते हुए एक पॉजिटिव नोट के ऊपर, तो उसका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस शेक होगा। और जहां तक बात है एक्सपोर्ट, जब गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को एनहांस करने की बात करती है तो डेफिनेटली उसके साथ उसके जो आप कह लीजिए अलाइड रिक्वायरमेंट थे वो भी जरूरी है। तो रीजनली कंपेरेटिव होना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। गैस और बिजली का जो टैरिफ है वो हमें अगर रीजन से कंपेरेटिव मिलेगा तो डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट्स जिस तरह बढ़ती नजर आ रही है हमें पिछले 3 सालों के अंदर, पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। थैंक यू सो मच जुनैद साहब, हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSP की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksp.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! वेलकम बैक नाज़रीन। अब प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे बायलैटरल रिलेशन के हवाले से, खासकर पाकिस्तान और ओमान के जो बायलैटरल रिलेशन नज़र आते हैं या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, वो बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ उसके अंदर वाज़े तौर पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अगर इसके साथ साथ बात की जाए, जो ओमानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनका डेलीगेशन भी आजकल पाकिस्तान आया हुआ है और काफ़ी हद तक उनके पास बिजनेस प्रपोजल्स हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए B2B मार्केट और ख़ासकर ट्रेड के हवाले से बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स दिए हैं। तो उनके बारे में
बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बड़े एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर रिदा जुम्मा मोहम्मद अल साले, चेयरमैन हैं OCCI के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ मौजूद हैं एहसन वगन साहब, आप हैं पाकिस्तानी एम्बेसडर टू ओमान। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम, आप लोग यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में, और ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो आपने ग्रैब करने की कोशिश की है। एहसन साहब से स्टार्ट करते हैं। एहसन साहब, ओवरऑल देखा ये जाता है जब कोई डेलीगेशन आता है तो अपने प्रपोजल्स लेके आता है ज़्यादातर, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली वी ऑलवेज वेलकम टू द बिजनेसेस, कि जो भी बिजनेसेस आए हम हमेशा वेलकम करते हैं उन्हें। अब ओमान के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर और पाकिस्तान के अंदर जो बायलैटरल रिलेशन या बायलैटरल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है वो कौन सी है? पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया कि हम पाकिस्तान और ओमान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से आज बात कर सकें। सबसे पहले ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए ओमान अरब ममालिक में सबसे करीब तरीन मुल्क है, और उस मुल्क में हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। यहाँ पे 2.5 लाख की कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद रहती है, और इस की चीज़ों को जहन में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक विज़न है, वो है इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकनॉमिक डेवलपमेंट और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और वो है शिफ्ट फ्राम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकनॉमिक्स। तो इसको जहन में रखते हुए मेरी ये ख्वाहिश थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी इक़्तिसादी ताल्लुकात को एक नई डायरेक्शन दी जाए, और इस डायरेक्शन के लिए दोनों चैम्बर्स और बिज़नेस कम्युनिटी बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। और इस हवाले से आज हम कराची में 30 मेंबर ओमान और पाकिस्तान का जॉइंट बिजनेस डेलीगेशन के आए हुए हैं टू प्रोमोट ट्रेड, कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन पाकिस्तान और ओमान के दरमियान। राइट। और रेदा साहब से भी बात करेंगे। रेदा साहब, व्हाट आर द प्रपोजल्स यू आर हियर टू क्रिएट बिजनेस in between Oman and Pakistan, and first of all, what are the main products which you are targeting in this delegation, in this trip? Well, first of all, let me thank you for interviewing us today, this evening. Welcome. And this delegation, we have been working it since long time with the help of His Excellency the Ambassador. We would like to thank for the government of Pakistan for giving us this opportunity to come here. This delegation coming after a long time, it is, I believe, maybe more than 20 years. There was no delegation has been came from Oman or vice versa. We are trying to be again to enhance the relation between Oman and Pakistan. Pakistan is very close to us, and we have we have a good relation with them. And we believe that this relation can be enhanced and can be promoted in a better way. No doubt the pandemic COVID-19 has been affected. The business volume which was existing in Oman has been reduced to more than 50% from what was before that. Even before pandemic, the business volume which was there also was not satisfactory to the relation which we have Oman and Pakistan. So today we are in the position to restart the relation with goodwill. We give all the services and facilities which we have in Oman. Today we brought the delegation, about more than 15 to 20 people are with us. 15 are Omani and 5 are Pakistani who are invested in Oman. So total we are about 20 delegation in various sectors which we have. Not in they are in food security, in agriculture, in hospital, in colleges, construction, electric equipment, and so on. So we hope that during this stay and visit to Karachi, and then we'll be going to Islamabad and then Lahore, and we're going to meet our counterpartners in the business people, and we will try to give them the opportunity which we are really having, and we were going to hear their opportunities. Yeah, we are also eager to cooperate in diverse sectors.
एहसन साहब, कैन यू प्लीज़ टेल अस के ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स की जिक्र किया इन्होंने, सेक्टर्स का जिक्र किया, वो इलेक्ट्रिकल भी हैं, वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। जब हम B2B मार्केट की बात करते हैं या फिर जब हम बात करते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप की, तो क्या ये बार्टर सिस्टम के थ्रू होने वाला है? क्योंकि अगर हम करेंसी वैल्यूएशन की बात करें तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन पाकिस्तान एंड ओमानी करेंसी। थोड़ा सा अगर ट्रेड फिगर्स को हम देख लें कि बायलैटरल ट्रेड हम दोनों मुल्कों के दरमियान किस पैटर्न पे चल रहा है। इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन जो टोटल बायलैटरल ट्रेड है पिछले साल का तकरीबन 500 मिलियन US$ है। उसमें से 350 मिलियन के वर्थ हम पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स ओमान से इंपोर्ट करते हैं और हमारी एक्सपोर्ट 150 और 180 मिलियन के दरमियान US$ में एक्सपोर्ट होती है। हमारी मेजर एक्सपोर्ट जो है वो फूड ग्रेन्स हैं, राइस हैं, बासमती राइस है, लाइव स्टॉक है, गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, कुछ सम पार्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैं और फ्रॉम पाकिस्तान टू ओमान। जी, पाकिस्तान से ओमान। तो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है इन सेक्टर्स को देखते हुए। ये जो ट्रेड डेलीगेशन भी इस वक्त है, उसी ट्रेड डेलीगेशन को जहन में रखते हुए जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं ओमान में या ओमानी इंपोर्ट हो रही है ओमान में, उन सेक्टर्स को हमने टारगेट किया है। और इंशाल्लाह इस विजिट के दौरान बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुलाकात है। यहाँ पे कराची में रहते हुए हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से मिलेंगे, कराची चैम्बर से हमारी मुलाकात होगी, B2B मीटिंग्स होंगी और कुछ फैक्ट्री आउटलेट्स के विजिट्स भी होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह इस्लामाबाद और लाहौर के विजिट्स हैं, साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मुलाकातें होंगी। आज हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई। अच्छा। बड़ी प्रोडक्टिव हमारी डिस्कशन रही चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये उनके असल चेहरे को बेनकाब करती है। और जनाब चेयरमैन, ये गुफ्तगू है इस हाउस के एक साबिक मेंबर परवेज रशीद साहब, जो कि साबका वज़ीर इत्तलात भी रहे, और मरियम नवाज साहबा के दरमियान, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान। और इसमें कहा क्या जाता है जनाब चेयरमैन, उसमें कहा यह जाता है, उसमें बात यह होती है कि किस तरह मीडिया मैनेज किया जाता है। और जियो के एक प्रोग्राम के हवाले से रिपोर्ट कार्ड नहायत ऑनरेबल सहाफ़ी, जिनका हमारे साथ इख्तलाफ भी होता रहा, वो सहाफ़ी जो शख्सियात के मुतालिक बात नहीं करते बल्कि वो पॉलिसी के ऊपर अपना इजहार ख्याल करते हैं, जहां वो मुनासिब समझते हैं तो स्पीक देयर माइंड। मगर जब जबर की हुकूमत थी तो वहां पर एक शाही ऑर्डर नाजिल हुआ कि जनाब हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब का नाम आया, मजहर अब्बास साहब जैसे सहाफ़ी का नाम आया, और तो और एक जो आज एक ऑनरेबल जज हैं बाबर सत्तार साहब, नहायत मोहतरम हैं, उनका नाम लेकर यह कहा गया। और वो बातें ऑडियो में सारी दुनिया सुन रही है, जो कि शायद मैं यहां बयान करने से भी काफिर हूं। और यह कहा गया कि इनके मुकाबले में फलां शख्स को, हफीज नियाजी साहब का नाम लिया गया ताकि वो इमरान खान की बैशिंग करें। और जो लफ्ज इस्तेमाल हुए, यहां तक कहा गया कि ये भौंकने वाले कुत्ते हैं। सर, ये शर्मनाक बात है। सहाफियों की बात करने वालों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। आजादी सहाफत की बात करने वालों के लिए ये इनका माइंडसेट है। मैं ये सवाल करता हूं कि उस वक्त के वजीर आजम की साहबजादी किस हैसियत में प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर मीडिया सेल चला रही थी? वो किस हैसियत में उस वक्त के वजीर इत्तलाआत से ऑर्डर वसूल कर रही थी? और ये सिर्फ यहां बात नहीं रुकती। चंद दिन पहले एक और ऑडियो आई जिसमें एक न्यूज चैनल का नाम लेकर कहा गया कि अब हम इनके साथ ज्यादा देर नहीं चल सकते, इनके साथ बस इनके इश्तिहार बंद करो। उससे पहले एक और बात की गई
देखी है मेरी मीडिया मैनेजमेंट किस तरह हमने आज जहीं तहीं कर दी। जनाब चेयरमैन, ये इनका माइंडसेट है, इनकी मीडिया मैनेजमेंट जनाब चेयरमैन साहब तशरीफ, फिर अपनी बारी पे बात करें। इनकी मीडिया मैनेजमेंट आर्गुमेंट के ऊपर नहीं, इनकी मीडिया मैनेजमेंट नैरेटिव पे नहीं, इनकी मीडिया मैनेजमेंट लफाफे के ऊपर है। ये जो खुद बकाऊ माल हैं, ये हर एक को बकाऊ माल समझते हैं, मगर इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की सहाफत में भी आज भी कदावर शख्सियात मौजूद हैं जो कि हर दौर में पॉलिसीज के ऊपर इस मुल्क की बेहतरी के लिए हर किस्म का खतरा मोल लेते हुए इजहार राय का उन्होंने परचम सर बुलंद रखा। जनाब चेयरमैन, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सिलसिला हमें नजर आ रहा है, ये बहुत खतरनाक है। मीडिया का गला घोंटना, ये आज सब हम देख रहे हैं कि किस तरह से माजी में इन्होंने लफाफों की सियासत की। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान की सहाफती बरादरी को कि उन्होंने उस माहौल में भी सहाफत के अलम को, सच के अलम को बुलंद रखा। जनाब चेयरमैन, ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें वो कर रहे हैं कि जिनके अपने सियासी क्रेडेंशियल जरा देखें, वो पाकिस्तान के सियासी उफक पर नमूदार होती हैं तो कैलिब्री फॉन्ट से शोहरत पाती हैं। जब हरफ आ जाता हाथ में कैलिब्री फॉन्ट, तो बात आगे खत पर चली जाती है जिसको कतरी खत कहते हैं, और अब तरक्की करते करते वो ऑडियो पर आ गए हैं। और उसके मुतालिक मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखता जा और शर्माता जा। जनाब चेयरमैन, ये वक्त है कि पाकिस्तानी कौम इनके चेहरे पहचाने। ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम के हाफजे बड़े कमजोर हैं। ये तो बरमला फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी कहते रहे हैं कि लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तानी कौम उस जुल्म को नहीं भूलेगी जो आप इस मुल्क के साथ करके गए हैं। पाकिस्तानी कौम उस किरदार कुशी को नहीं भूलेगी जिसकी शुरुआत आपने अपने पहले दौर से की थी, चाहे वो मोहतरमा हो या कोई और सियासी शख्सियत हो। आप उनके मज़ारों पर तो चले गए, मगर काश ही अच्छा होता कि वहां जाकर आप दो हर्फ माफी के भी मांग लेते कि हमसे गलती हुई, हमने अपने दौरे इक़्तिदार में हमने वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। आज भी वक्त है कि आप अपने किए पर माफी मांगे, आप इस पर शर्मिंदा हो सकता है कि पाकिस्तानी कौम इसके मुतालिक सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सेनेटर शेरी रहमान साहब। सेनेट का इजलास जारी है। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी सहाफ़त की बात करने वालों के लिए गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। चंद दिन कबल एक ऑडियो आई जिसमें चैनल का नाम लेकर उनके साथ ना चलने के बारे में बात की गई। ऑडियो लीक्स ने इनके चेहरों को बेनकाब कर दिया है। ये सबको बिकाऊ माल समझते हैं। इसके अलावा शहजाद वसीम ने कहा कि जब जबर का दौर था तो सहाफ़ियों के नाम लेकर उन पर पाबंदियां लगाई जाती थीं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिलवक्त इतना ही। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। Just we are importing from Pakistan, at 200 we are exporting to Pakistan. We believe there is a lot of opportunity, and by the way, these figures are direct import export. There are import export via region, different countries. We import from Pakistan via, let's say, Dubai, via X place, okay? So that is not count.
The volume is directly which comes from Pakistan to Oman or from Oman to Pakistan. That is $500 million we are talking. Are you signing some kind of MOU or trade agreement, as you already mentioned it? Well, we have already signed, and I think in 2015 there was a MOU understanding between Oman Chamber and other chambers, and we hope that it is reactivated very near future. Ehsan साहब, one last question please. Oman and Pakistan business opportunities कितनी हैं? One line answer दीजिए, और कितना ज़्यादा अब फ्यूचर में बढ़ने वाली हैं? मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है कनेक्टिविटी का, उसको जहन में रखते हुए हमें फोकस करना चाहिए। गवादर, दुक्कम, सोहार एंड सलाला, ये तीनों पोर्ट्स आपस में कनेक्ट करके आपको 2 बिलियन पॉपुलेशन की कनेक्टिविटी मिल रही है। So through China-Pakistan economic corridor, China, Pakistan and Oman can become the strategic partner. So मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि इस कनेक्टिविटी को हम आगे लेके चलें, कि ट्रेड और कमर्शियल रिलेशनशिप दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर से बेहतर हो सके। राइट, थैंक यू सो मच। एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। थैंक यू सो मच रैदा साहब, इट्स वेरी फ्रूटफुल टू मीट यू हेयर। हमने आज के प्रोग्राम में काफ़ी हद तक मार्केट के बारे में, और ख़ासकर लास्ट जो हमारा चंक था ओमान एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से, जो बायलैटरल रिलेशनशिप मजबूत होने वाला है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होने वाले हैं, जिससे काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट को बूस्ट होगी, डिस्कस करने की कोशिश की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।